हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस और स्वागत है आपका इस वीडियो में जहां हम डिस्कस करेंगे इस हफ्ते की प्लेसेस इन न्यूज़। आपको करना क्या है, तो आपको इस मैप पर इंपॉर्टेंट लोकेशंस को मार्क करना है और जो भी वो लोकेशंस हैं उनको अपने एटलस पे या मैप पे इस तरह से लिख देना है कि आपको हमेशा याद रहे, रिवाइज करने में आपको दिक्कतें ना आए। रिपब्लिक डे की आप सबको बधाइयाँ। इस 26 जनवरी हम सब रिपब्लिक डे मना रहे हैं और इसी के लिए आप इस खुशी को और बढ़ाने के लिए पीडब्ल्यू ओनली आईज की तरफ से एक स्पेशल ऑफर है जहां आपको सभी यूपीएससी कोर्सेज पे अप टू 80% तक का डिस्काउंट मिल रहा है। यानी आपकी प्रिपरेशन बिल्कुल और बेहतर हो जाए, आप और अच्छे तरीके से तैयारी कर पाएं, इसकी तरफ हमारी ओर से एक छोटा सा कदम जहां आपको 80% तक डिस्काउंट मिलेगा यूपीएससी के कोर्सेज पे। सो गो अहेड एंड प्रिपेयर और अपनी इस रिपब्लिक डे पर अपनी प्रिपरेशन को और स्ट्रांग और सुदृढ़ बनाइए। तो चलिए शुरू करते हैं डिस्कशन। पहले कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस के साथ। आईएमएक यानी इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर, ये काफ़ी न्यूज़ में था जब से इसके पीछे काम स्टार्ट हुआ और ये इंडिया को जोड़ता है यूरोप के साथ। और इसकी खास बात ये थी कि इसमें अब बिल्कुल भी जो स्वेज कनाल है उसका इस्तेमाल नहीं होता। एक अल्टरनेट रूट था ये यूरोप तक जोड़ने का भारत को। इस रूट में कई सारे देश स्थापित थे। अब सवाल यह है कि इनमें से कौन कौन से पोर्ट्स हैं जो इसको कनेक्ट करने वाले थे। मुंद्रा, हाइफा, मसीना, मार्सियले, राश अल खैर। अब ये सारे पोर्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इनके नाम और लोकेशंस आपको पता होनी चाहिए, कौन से देश में लोकेटेड है, खासतौर पे वो जो आईमैक के मैप पर दिखाए गए थे। हालांकि इसराइल और गाजा के कॉन्फ्लिक्ट के बाद वो प्रोजेक्ट आगे नहीं बढ़ पाया, पर इनकी रेलेवेंस कम नहीं हुई। तो आप बताइए कौन सा करेक्ट आंसर है। 1 2 4 5 3 4 5 1 3 4 1 2 3 4 5 यानी सारे के सारे पोर्ट्स है मुंद्रा, हाइफा, मसीना, मार्सियले, रास अल खैर। इनका आप बताइए कौन सा करेक्ट आंसर है। मैप इसको देखेंगे हम, तब तक आप अपने कमेंट बॉक्स में आंसर लिखिए। क्या आपको ये लोकेशन पता भी है या नहीं। बहुत न्यूज़ में रहते थे कई सारे पोर्ट, तो उन पोर्टों का पता आपको जरूर होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं तब तक। Consider the following statement. Clarion Clipperton Zone in the Atlantic Ocean is known for its rich deposits of polymetallic nodules. पहली बात, अटलांटिक ओशन में है ये और यहाँ पर पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स का बहुत बड़ा एक जखीरा है, रिच डिपॉजिट। सर कहा जाता है कि काफ़ी न्यूज़ में था एरिया अभी। दीज नोड्यूल्स कंटेन्स मिनरल्स लाइक मैंगनीज, निकल, कॉपर, कोबाल्ट यूज्ड इन रिन्यूएबल एनर्जी टेक्नोलॉजीज। अब देखिए, याद रखिए कि जो ये CCZ है, क्लैरियन क्लिपर्टन जोन, इसके बारे में हमने ऑलरेडी प्लेसेस इन न्यूज़ में कुछ महीनों पहले डिस्कशन किया था। तो अगर आपने रिवाइज किया तो आपके एटलस पे मार्क जरूर होगी वो लोकेशन। Which of the following is correct? Both 1 and 2 are correct. 2 is the correct explanation. Both 1 and 2 are correct, but 2 is not the correct explanation. 1 is correct, 2 is incorrect. 1 is incorrect, 2 is correct. यहां पर आपको ध्यान रखना है कि इसकी लोकेशन कहाँ है, अटलांटिक में ही है या कहीं और है। आप तब तक आंसर कमेंट बॉक्स में लिखिए और हम पिछला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। आई होप आपको याद आ गया होगा कौन कौन सी जगह है। आईमैक को अगर आप देखो तो आईमैक का कुछ इस तरह से लोकेशन था कि अब इंडिया में मुंद्रा का पोर्ट है, कांडला का पोर्ट है और मुंबई पोर्ट, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट से भी आप इसको जोड़ोगे, जिसमें फुजारिया, गवाहिद, हारादा, सऊदी अरेबिया होते हुए हाइफा और रास अल खैर। अगेन दो इंपॉर्टेंट पोर्ट हैं, रास अल खैर और दमन, दोनों का ही इस नाम यहाँ पर जिक्र किया जाता है। तो इफ यू लुक एट द राइट आंसर फॉर दिस इज दैट, इसमें मुंदला है, कांदला है, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट है, फजुरिया है, जबील अली है, आबू धाबी है, दम्मान है, रास अल खैर पोर्ट है और इसराइल में हाइफा का पोर्ट है। और यूरोप में पिरेयस, मसीना इटली में और मार्सेली फ्रांस में। नाम ये थोड़ी प्रोनाउंसिएशन मेरी गलत हो सकती है, लेकिन ये वो इंपॉर्टेंट पोर्ट्स है। तो यूरोप में ग्रीक का जो पोर्ट था वो पिरेयस था, इटली का मसीना और फ्रांस का मैरेसेले। तो ये इंपॉर्टेंट पोर्ट है यूरोप में। इसराइल का हाइफा पोर्ट, अदानी ग्रुप जिसको ऑपरेट भी करने वाला था, फुजायरा, जबेल अली, अबू धाबी यूएई में और दमन, रस अल खैर सऊदी अरब में। ये सारे इंपॉर्टेंट पोर्ट्स हैं इंडिया के, तो नाम आपको याद होंगे ही होंगे, मुंद्रा, कांद्रा और जवाहरलाल नेहरू पोर्ट। तो ये सारे पोर्ट हैं जो इसमें जुड़े हुए थे। और क्या था ये कॉरिडोर, जिसमें आप रोड्स, पोर्ट्स, रेलवे कनेक्टिविटी, लिंकेज जोड़ते, जिससे इंडिया और यूरोप तक आप सीधा सीधा बिना, अब देख लो यहाँ नॉर्मली जो रूट है वो रेड सी से गुजरता है, यहाँ से सुएज कनाल से होते हुए आप इंडिया आते हो, तो यहाँ पर आपको इधर से गुजरना ही नहीं पड़ेगा। तो यहाँ यमन जो है, यमन में जो यमन में जो आपके हूती रिबल्स हैं वो जो हमला करते हैं, उनके हमले पे कोई असर नहीं होगा। आपको पर्शियन गल्फ में भी एंटर नहीं करना, तो यहाँ ईरान वाला प्रॉब्लम भी थोड़ा कम रहेगा। हालांकि ईरान तो ये सामने बैठा हुआ है, बट दिस इज एन अल्टरनेट रूट, जिससे इस रूट के ऊपर जो परेशानियां थी वो सारी परेशानी सॉल्व हो जाती और एक अल्टरनेट रूट क्रिएट हो जाता। तो ये था आईमैक। हालांकि इसराइल भी इसमें शामिल है, यूएई भी इसमें शामिल है, सऊदी अरेबिया भी इसमें शामिल है। लेकिन अब जब इसराइल और गाजा के बीच में कॉन्फ्लिक्ट है तो उसके बाद यूएई वगैरह थोड़े से पीछे हट गए इस चीज़ को लेकर। अभी वो उतने
खुल के इसके सामने नहीं आना चाह रहे। दूसरा क्वेश्चन था क्लैरियन क्लिपर्टन जोन के बारे में। अब देखिए क्लैरियन क्लिपर्टन जोन पहले लोकेटेड कहाँ है, तो इट इज इन पैसिफिक, और यहां क्या लिखा हुआ है अटलांटिक, तो अटलांटिक में तो बिल्कुल भी नहीं है, स्टेटमेंट पहला तो यूं ही बाहर चला गया। और दूसरा पॉइंट ये है कि ये जो पूरा रीजन है ना क्लिन कैपिटल जोन का, ये न्यूज में क्यों है, क्योंकि यहां पर बोला गया डार्क ऑक्सीजन मिला है। डार्क ऑक्सीजन मतलब वो ऑक्सीजन जो समुद्र की सतह के हजारों फीट नीचे उत्पन्न होता है अंधेरे में बिना किसी लाइट के। जनरली हमें पता होता है ऑक्सीजन प्रोड्यूस करने के लिए फोटोसिंथेसिस करनी होती है, फोटोसिंथेसिस लाइट की प्रेजेंस में ही प्लांट कर पाते हैं, लेकिन डार्क ऑक्सीजन इतनी गहराई में उत्पन्न हो रहे हैं समुद्र के नीचे कि वहां लाइट तो होती नहीं है। तो हमारी जो नॉर्मल समझ है ये उससे बाहर जाते हुए ऑक्सीजन क्रिएट करने की बात करते हैं। तो हमारी जो अभी तक की समझ है उसको लेकर थोड़ा क्वेश्चन मार्क है कि भाई ये कैसे ऑक्सीजन बना रहे हैं। और खासतौर पर जो क्लैरियन क्लिपर्टन जोन है ये हवाई और मैक्सिको के बीच में पैसिफिक ओशन में, जैसे मैप में हमने देखा, और यहाँ पर बहुत सारा क्या है तो पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स हैं, जैसे कोबाल्ट, निकल, कॉपर वगैरह वगैरह, जिससे आप इस्तेमाल करते हो अपने सोलर पैनल्स में, मोबाइल्स में, टेलीफोनी में, टेक्नोलॉजी में, जो आगे भी आप रिन्यूएबल एनर्जी में विंड बिल्स या सोलर पैनल्स में इस्तेमाल करोगे, उसमें बहुत बड़ा रोल इनका होने वाला है। तो क्लैरियन क्लिपर्टन जोन इज इन हवाई, यहाँ देख रहे हो ये रहा हवाई, इधर आपको मैक्सिको दिख गया, इसके बीच के रीजन में है ये, ना कि अटलांटिक में। अटलांटिक तो इधर है, ठीक है। तो ये लोकेशन वाला क्वेश्चन था, आई होप आपको याद रहेगा अब ये रीजन कहाँ पर है, बार बार न्यूज़ में रहता है ये। अब अगले क्वेश्चन पे, अगले टॉपिक पे आते हैं, विच इज अबाउट इंडियन नेवी ने ना व्हाट इज हाइड्रोग्राफिक सर्वे। हाइड्रोग्राफिक सर्वे का मतलब होता क्या, पहली बात, जिसके अंदर आप ओशन की सरफेस पे जो भी जिस तरह का वहाँ का टेरेन है या कोई डिपॉजिट्स हैं या किस किस तरह से आपको प्लानिंग करनी है वो इंश्योर करते हो। तो बड़े बड़े शिप्स के थ्रू हाइड्रोग्राफिक सर्वे किए जाते हैं ओशंस के। तो इसी के तहत भारत की जो एक INS सर्वेक्षण है, इंडियन नेवी का वेसल, इसने एक हाइड्रोग्राफिक सर्वे किया, लेकिन कहाँ, तो अफ्रीका के पास। अफ्रीका में कहाँ, तो वहाँ मॉरिशस में, जिसमें 25,000 स्क्वायर नॉटिकल माइल्स को सर्वे किया गया। और ये सर्वे आपको वाटर के अंदर के जो डेप्थ हैं, क्या उसका टेरेन है, सब बताता है उसके बारे में। ये मिशन किया कहाँ गया, तो मिशन पूरा हुआ है असल में मॉरिशस में। मॉरिशस की लोकेशन कहाँ है, तो अफ्रीका में, यहाँ आपको दिखता है टूटा हुआ हिस्सा, इट इज़ मेडागास्कर, ठीक है। मेडागास्कर से टूट के अलग यहाँ का छोटा सा आइलैंड, इट इज़ मॉरिशस। यहाँ पर इंडियन ओरिजिन के काफ़ी लोग हैं इनके। अगर आप इवन राष्ट्रपति का नाम देखो, धर्मवीर गोकुल, तो ये मेजर जो पॉपुलेशन यहाँ की है वो बिहार और उड़ीसा से जो लोग इंडेंजर्ड लेबर बन के इस रीजन में गए थे काम करने, वो वहाँ पर एक बड़ा हिस्सा बनाते हैं, और इंडिया के लिए स्ट्रेटेजिकली भी बहुत इंपॉर्टेंट है लोकेशन। तो मॉरिशस कहाँ है आप देख लो, इसकी लोकेशन को ठीक से समझना है तो इस मैप में देखो, ये इंडिया है, इधर मालदीव्स, ठीक है, इधर अंडमान निकोबार या लक्षद्वीप, लक्षद्वीप के नीचे मालदीव्स, मालदीव्स के नीचे आपका मॉरिशस का रीजन आता है, इधर सेशल्स। तो मॉरिशस, सेशल्स, ये तीनों, ये और ये मालदीव्स, ये तीनों कंट्रीज भारत की इंडो पैसिफिक की सेफ्टी के लिए बहुत ज़रूरी है। तो इंडिया का जो सागर इनिशिएटिव है, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन, उसके लिए सारे के सारे लोकेशंस बड़े इंपॉर्टेंट है। खासतौर पे यहाँ पर एलेगेला आइलैंड है, जिसके ऊपर इंडिया अपनी एक एयर स्ट्रिप भी डेवलप कर रहा है। एक एयर स्ट्रिप डेवलप की गई जहाँ पर भविष्य में अगर हमें कोई ज़रूरत पड़े तो हमारे जेट्स या फिर हमारे शिप्स वहाँ पर आके लग पाए। तो इंपॉर्टेंट है अगलेगा आइलैंड्स। अगलेगा जब पूछा जाए तो वो कहाँ पर है, इट इज़ इन मॉरिशस, ठीक है। एक और आइलैंड अगर मैं आपको पूछूं सेशल्स का, जो काफ़ी टाइम से न्यूज़ में था, हमने कवर भी किया था, अगलेगा के अलावा सेशल्स का कौन सा आइलैंड है जो बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था, जहाँ इंडिया की प्रेजेंस की बात की जा रही है। तो अभी क्या हुआ है, अभी मॉरिशस में असल में एक हाइड्रोग्राफिक सर्वे हुआ है। किसने किया है, INS सर्वेक्षण ने। मॉरिशस की लोकेशन क्या है वो याद रखिए, बहुत ही खूबसूरत एक आइलैंड है ये, पोर्ट लुइस इसकी राजधानी है, इंडियन ओशन में स्पेस्ड है ये। तो ये जहाँ पर बहुत से इंडियन ओरिजिन के लोग रहते हैं, इसलिए इंडिया का एक डायस्पोरा यहाँ पर पहले से एस्टैब्लिश्ड है, और इंडिया काफ़ी टाइम से यहाँ पर और रिलेशंस बिल्ड करने की कोशिश कर रहा है। खासतौर पर इसकी लोकेशन स्ट्रैटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट है, कंसिडरिंग कि अफ्रीका के इस रीजन में आप देखो, केनिया, सोमालिया, मेडागास्कर, इस हिस्से में अगर आप देखो तो यहाँ चाइनीज़ प्रेजेंस बहुत ज़्यादा हो रही है। तो चाइनीज़ प्रेजेंस इतनी ज़्यादा है, उनके पोर्ट्स पे इन्वेस्टमेंट इतने ज़्यादा है कि भारत को भी यहाँ होना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो ये हो गया आपका लोकेशन और आस्पेक्ट रिगार्डिंग द मॉरिशस एंड और अगलेगा आइलैंड। अगला टॉपिक देखते हैं, विच इज़ अबाउट इसरो का अपना 100वां रॉकेट लॉन्च हो रहा है। कहाँ से, सतीश धवन स्पेस सेंटर से। अब पहली बात तो ये है कि भाई स्पेस स्टेशन कहाँ पर इंडिया के हैं और क्यों ये इतने रेलेवेंट हो जाते हैं। देखिए, तो इंडिया में जनरली आप देखते हो तो हमें पता है श्रीहरिकोटा ये है, जहाँ से आंध्र प्रदेश में आपके सारे नॉर्मली जो आपके जितने भी लॉन्चेस होते हैं। लेकिन एक अल्टरनेट लॉन्च की बात की गई थी, वो कहाँ से होता है, वो होता है कुलशेखरापट्टनम। ये कुलशेखरापट्टनम है। यहाँ पर खास बात है कि जब भी आप श्रीहरिकोटा से अपने किसी भी रॉकेट को लॉन्च करते हो तो आपको
एक मैनूवर करना पड़ता है, डॉग लेग मैनूवर। क्योंकि क्या है ना, यहाँ से जब ये रॉकेट गुजरता है तो उसको श्योर करना पड़ता है कि श्रीलंका के ऊपर ना गिर जाए, यहाँ इसको मूव करना पड़ता है ताकि श्रीलंका के ऊपर गिरने का खतरा ना रहे। तो थोड़ी ट्रेजेक्ट्री बदल जाती है, इसको कैलकुलेट करने में घुमाना पड़ता है। तो अब जब कुलशेखरपट्टनम डेवलप हुआ है तो बिल्कुल यहाँ से लॉन्च करो तो बिल्कुल सीधे जा सकते हो, कोई ऐसा श्रीलंका का भी प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं आएगा। माई पॉइंट बिंग, श्रीहरिकोटा से हमारा एक और लॉन्च हुआ है, बट व्हाट इज द अल्टरनेटिव लॉन्चिंग पॉइंट वी हैव स्टार्टेड टू वर्क ऑन, उसका नाम है कुलशेखरपत्तनम। तो कुलशेखरपत्तनम और श्रीहरिकोटा दोनों की लोकेशन आपको याद होनी चाहिए। सोमा रॉकेट हमारा कहाँ से लॉन्च हुआ, इट इज़ फ्रॉम सतीश धवन सेंटर। अब सतीश धवन स्पेस सेंटर कहाँ पर है, विच प्लेस इट इज़ लोकेटेड फ्रॉम, मुझे बताइए। आई थिंक मैंने आपको बता ही दिया है। तो ये दो चीज़ें ही हमने समझ ली। अब अगले टॉपिक पे आते हैं जो है इसराइल और हमास के बारे में। अब देखिए, इसराइल में गाज़ा है, ये गाज़ा हम लगभग 50 बार अभी तक पढ़ चुके हैं। इसराइल, गाज़ा, वेस्ट बैंक। मैप को देख लें एक बार, ये इसराइल है, यहाँ गाज़ा है, यहाँ वेस्ट बैंक है। इसके ऊपर किसका कंट्रोल है, इसके ऊपर अभी फाता गवर्न करती है, वेस्ट बैंक के ऊपर। गाज़ा के ऊपर कौन है, हमास है। हमास के साथ इसराइल की एक जंग छिड़ी, और यहाँ जो इसराइल और हमास की बाउंड्री है वहाँ फिलाडेल्फिया कॉरिडोर जो है वो ये रहा, जो इजिप्ट और गाज़ा के बीच में। यहाँ राफा है, ऊपर एरेज क्रॉसिंग है, यहाँ पर एरेज क्रॉसिंग है इस साइड, यहाँ पर राफा क्रॉसिंग है। ये इनके इंपॉर्टेंट शहर खान यूनिस, देर एल बगा, गाज़ा, जबालिया का रिफ्यूजी कैंप, बहुत बड़ा दुनिया का एक मेजर रिफ्यूजी कैंप है। ये सारे नाम आपको आई होप याद होंगे। अब जब युद्ध हुआ था उसके अंदर हुआ क्या था, हमास के मिलिटेंट अंदर गए थे, कुछ इजरायली सिटीजन्स को वो अगवा करके अंदर ले आए थे थ्रू टनल्स, और बदले में फिर इसराइल ने यहाँ पर हमला बोल दिया था। अब इनके बीच में एक सीज फायर हुई है। ये सीज फायर क्या है, ज़रा ये समझते हैं। सीज फायर में मेजर कहानी क्या है कि अभी जो राफा क्रॉसिंग है वो भी बंद है, एरेज क्रॉसिंग वो भी बंद है, एरेज इधर है, राफा इधर है। तो जो सीज फायर ओवरव्यू है इसके अंदर ये 3 स्टेज में ये एग्रीमेंट हुआ है। यानी सबसे पहले जो इसराइल के जो कुछ औरतें बच्चे हैं जो गाज़ा में भी अगवा करके रखे गए हैं उनको छुड़ाया जाएगा, उनको हमास वापस करेगा। तो जब वापस आ जाएंगे तो इसराइल लगभग 1000 जो पैलेस्टीनियन यानी जो गाज़ा के लोग जिनको उन्होंने बंदी बना रखा है उनको छोड़ेगा। इन 33 लोगों के बदले में, जो खासतौर पे जो 33 लोग यहाँ पे अगवा हैं, यहाँ बच्चे और महिलाओं को पहले छोड़ा जाएगा। उसके बाद दूसरे स्टेज में जितने इजरायली कैप्टिव्स हैं जो भी हैं उनके पास, उन सबको छोड़ देंगे, सिविलियन भी और मिलिट्री वालों को भी कुछ कुछ अगवा करके रखा हुआ है। और बदले में क्या होगा, इस पीरियड में ढेर सारा जो एड है वो गाज़ा में एंटर करेगा थ्रू राफा क्रॉसिंग या किसी और जगह से। और इसके बाद स्टेज 3 में क्या होगा, जो सोल्जर्स हैं ऑलरेडी स्टेज 1 और 2 के बीच में ही इसराइल अपने सोल्जर्स को पीछे खींचना स्टार्ट कर लेगा। और फाइनल स्टेज में ये होगा कि गाज़ा को रिबिल्ड किया जाएगा। 3 से 5 साल का रिकंस्ट्रक्शन प्लान होगा जहाँ पर जो कतर जैसे देश हैं वो आकर इसमें बड़ा रोल निभाएंगे। पर अभी कोशिश ये है कि इसके तहत होगा ये कि जो गाज़ा से इनकी फौज है इसराइल की वो भी पीछे खींच ली जाएगी। तो ये सारी कहानी है जो अभी इसके अंदर डिस्कस की गई है इसराइल गाज़ा सीजफायर की। हालांकि मुद्दा ऑलरेडी उठ चुका है कि इसराइल ने आरोप लगाया है कि गाज़ा से हमास ने उनके सोल्जर्स को छोड़ा जबकि सिविलियन कुछ लोगों को अभी तक नहीं छोड़ा गया है। इसको लेकर मुद्दा बना हुआ। तो देखते हैं आगे क्या न्यूज़ बनेगी, अगले हफ्ते इसको डिटेल में करेंगे। अभी तो केवल ये 3 राउंड के एग्रीमेंट इनके साइन हुए हैं कि 3 तरह पे सीजफायर होगा और ये मुद्दा थोड़ा बढ़ता हुआ दिख रहा है। इसराइल गाज़ा के बारे में हम सारी डिटेल डिस्कशन पहले भी कई बार कर चुके हैं। तो इंपॉर्टेंट लोकेशंस, एरेज क्रॉसिंग, राफा क्रॉसिंग, फिलाडेल्फिया कॉरिडोर, आपको खान यूनिस, देर एल बागा, फिर आपको एशकेलॉन का शहर कहाँ पर है, सेदरौत कहाँ पर है, जो इंपॉर्टेंट इसराइल की लोकेशंस हैं जैसे करम शलोम गुड क्रॉसिंग जो यहाँ पर है, ये सारे आपको याद रखना। आई थिंक ये रहा राफा क्रॉसिंग, ये रहा करम शलोम, यहाँ एरेज है, ये रहा सेदरौत, ये रहा साद, गाज़ा सिटी। ये इंपॉर्टेंट नाम याद रखिए। इधर मेडिटेरेनियन सी है। तो ये लोकेशंस वाइज इसराइल गाज़ा की एक लोकेशंस को आपको ढंग से रिवाइज करना है, मैप पे मार्क करके रखना है ताकि आप इसको बिल्कुल भी मिस ना करो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आपसे मैंने 2 सवाल पूछे हैं अभी तक। एक कि अगलेगा आइलैंड के अलावा एक और आइलैंड है सेशल्स के आसपास जहाँ पर इंडिया काफ़ी एक बेस बनाने की कोशिश कर रहा था, काफ़ी विवाद वहाँ पर हुआ है, क्या नाम है उसका। और दूसरा मुझे बताइए इसराइल में कौन सा डेजर्ट है। अब अगले टॉपिक पे आते हैं, तंजानिया। तंजानिया इज इन अफ्रीका। तंजानिया में एक नया वायरस, मार्बर्ग वायरस बढ़ता हुआ दिख रहा है जिसमें बहुत ज़्यादा फैटेलिटी रेट है। अराउंड 88% लोगों की जान चली जाती है। अब ये अगेन हमें कोविड की याद दिला रहा है। तो पर इंपॉर्टेंट ये है, ऐसे वायरस आते जाते रहते हैं, हर वायरस कोविड नहीं बन जाता। पर तंजानिया कहाँ लोकेटेड है, तो इट्स इन ईस्ट अफ्रीका। और ख़ास बात क्या है, इसकी राजधानी क्या है, दोदोमा। पर यहाँ क्या इसकी खास बात है, इसकी खास बात है कि यहाँ पर आपको एक
लेक दिख रही है। कौन सी लेक है? लेक विक्टोरिया। तो यहाँ 3 देशों के बीच में ये लेक बटी हुई है। वही सवाल है, तंजानिया तो हमने देख लिया आज यहाँ पर लोकेटेड है। अफ्रीका के मैप की आपको मैंने कहा था जब आपको लोकेशंस याद करने हैं, तो ये मेडागास्कर पकड़ लिया हमने, ये सोमालिया पकड़ लिया। ये कौन सा देश है? कीनिया है। ये कौन सा देश है? तंजानिया है। तो ये कौन सा देश है? मोज़ेम्बिक है, इसके ठीक अपोजिट मेडागास्कर के। नीचे साउथ अफ्रीका, लेसोथो, स्वाजीलैंड। ठीक, यहाँ कौन सा देश है? क्या है? नामीबिया है, या फिर ये नामीबिया है, या फिर ये नामीबिया है। हमने ये सारे देश हमने कोशिश की थी ऐसे याद करने की। तो इस तरह से आपको जब भी कोई देश दिखे तो उसके थ्रू आप याद करने की कोशिश करो इस पूरी रीजन के बारे में। इसमें डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोंगो कहाँ पर है? डीआरसी कहाँ पर है? नामीबिया कहाँ पर है? तो ये इस तरह ही आपको इस लोकेशन को याद करना होगा, तभी जाकर आप अफ्रीका को याद कर पाओगे। हमने तंजानिया के बारे में पढ़ा। तंजानिया, युगांडा, कीनिया आपस में कोई चीज़ बांटते हैं। क्या नाम है उस चीज़ का? हमने पिछले हफ्ते भी डिस्कस किया था। हमने कॉन्फ्लिक्ट न्यूज़ रिसेंटली डिस्कस किए थे, वहाँ भी हमने डिस्कस किया था। तो एक काम करना होगा आपको, मैप खोल के, एटलस खोल के आपको ध्यान देना होगा ताकि इन लोकेशंस को याद रख पाओ। तो मैं अगर ऐसे भी उठ के आपको बताऊं क्या चीज़ें हैं, आई होप आपको याद हो गई कि ये मेडागास्कर है, इसके सामने मोज़ेम्बिक है, नीचे साउथ अफ्रीका है, ये लेसोथो है, ये स्वाजीलैंड है। ये तो याद रहेगा आपको। अब देखो, ये इसके ठीक ऊपर जो ओशन वाला इलाका है ना, यहाँ पर नामीबिया है, ये नामीबिया है। यहाँ जो लैंड लॉक है ये है बोट्सवाना, हाथियों वाला देश। ये क्रिकेट वाला देश है जिम्बाब्वे। इसके ऊपर है ये जाम्बिया। यहाँ पर है अंगोला। इसके ऊपर जाओगे डीआरसी, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोंगो। मैंने बोला था 3 देश एक शेयर करते हैं, तंजानिया, कीनिया और युगांडा शेयर करते हैं लेक विक्टोरिया को। इसके ऊपर यहाँ आ जाओगे इथोपिया, यहाँ आ जाओगे आपका फिर सूडान है, फिर ऊपर और आ जाओ तो आपका फिर इजिप्ट आ जाता है, लीबिया, ट्यूनीशिया, अल्जीरिया, मोरक्को। पर इस तरह याद नहीं होगा, आपको एक एक लोकेशन पिक करनी होगी। जैसे हमने अभी ये लोकेशन याद की कि भाई चलो यहाँ तंजानिया है, एक इंपॉर्टेंट वाटर बॉडी है, तो वो हमें याद रहेंगे। देखो हमें पता है कि ये देश जो है ये टूटा हुआ अलग सा मेडागास्कर है। तो मेडागास्कर के सामने मोज़ेम्बिक है, इसके ऊपर तंजानिया है। ये कौन सा देश होगा? ये है डीआरसी। यहाँ कीनिया है, यहाँ युगांडा है, ये साउथ अफ्रीका है। तो ये आपका कौन सा देश है? बोट्सवाना है, ये जिम्बाब्वे है, ये नामीबिया है, ये अंगोला है, यहाँ जाम्बिया है। डबल जेड सामने सामने दिख रहा है। इसके साइड में और चले जाओ, उधर मोज़ेम्बिक वाला हिस्सा आ गया। फिर यहाँ आप आ जाओ तो कोंगो, डीआरसी के डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोंगो के साइड में यहाँ कोंगो आ जाएगा। फिर यहाँ गैबॉन आ जाएगा। तो इस तरह आप चीज़ों को याद कर सकते हो। ऊपर कैमरून, नाइजीरिया, नाइजर। बट द पॉइंट इज जो लोकेशन आप पढ़ रहे हो ना, उस लोकेशन के आसपास की कंट्रीज को रिवाइज कर लो ताकि इजीली आपको चीज़ें याद रह सकें। अब अगले टॉपिक पे आते हैं, विच इज अबाउट याला ग्लेशियर। येला ग्लेशियर लगातार पिघल रहा है और कहा जा रहा है 2040 तक खत्म हो जाएगा। याला ग्लेशियर है कहाँ पर? तो ये है नेपाल में। दुनिया में लगभग 2,75,000 ग्लेशियर्स हैं वर्ल्ड वाइड बड़े। उनमें याला ग्लेशियर जो है ये एक वैली में, जिसका नाम है लैंगटैंग वैली। लैंगटैंग वैली नेपाल में आता है। एक बार नेपाल का मैप देखते हैं। यांगटैंग वैली सेंट्रल नेपाल में इस रीजन में कहीं आएगा। तो ये याला ग्लेशियर इज नॉट इन इंडिया, इट्स इन नेपाल। हिंदू कुश हिमालयन रेंज में है। क्रिटिकल स्टेटस का इकलौता ग्लेशियर है जो ग्लेशियर कैजुअलिटी लिस्ट में है हिमालयाज का, जो पिघलने की स्थिति में आ चुका है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है वाटर सोर्स के हिसाब से। अब इसका पिघलना बहुत खतरनाक हो सकता है हम सब के लिए। तो याला ग्लेशियर जब आपसे पूछा जाए तो याद रखिए कहाँ पर है। अब आपको बताना है मुझे यहाँ पर मॉरिशस कहाँ पर है, यहाँ तंजानिया कहाँ पर है, अफ्रीका का निचला हिस्सा यहाँ कौन से देश लोकेटेड है, लेक विक्टोरिया किन देशों में बटी हुई है। आई होप आप बता देंगे। और ये आपको ज्वाइन करना है हमारा चैनल पीडब्ल्यू ओनली एस ऑफिशियल, या आप यहाँ नीचे एक लिंक है उसको क्लिक करेंगे तो आपको वहाँ से सारे पीपीटीज या पीडीएफ मिल जाएंगे। ये था आज का वीडियो, देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कीप ऑन वॉचिंग पीडब्ल्यू ओनली आई एस एंड हैव अ नाइस डे एंड अ वेरी वेरी हैप्पी रिपब्लिक डे।